यह सिद्धांत है मोदी जी। उसी सिद्धांत के अनुरूप जम्मू कश्मीर में यह विधेयक की व्यवस्था करने के लिए सोची गई है और उसी का यहाँ प्रस्ताव आया है। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के भाग 9 और भाग 9(1) में पंचायत और नगर निगमों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन आज कुछ सदस्य कह रहे थे कि वहाँ पहले से हैं, कुछ सदस्य यहाँ चर्चा भी कर रहे थे किसी कमेटी की, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वहाँ कोई नगर निगम और ग्राम पंचायत की व्यवस्था के चुनाव में वहाँ जो सदस्य चुने जाते हैं उन सदस्यों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं। जो सदस्य चुने जाते हैं, जो चुनाव होते हैं और जो काउंसिल के सदस्य चुने जाते हैं, ग्राम पंचायतों में चुने जाते हैं, उन सदस्यों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। महोदय, अब 3 संशोधन इसमें है जिसको मैंने पहले भी बता चुका हूं। वह 3 संशोधन ओबीसी के हित में है और ओबीसी के आरक्षण लागू करने में जो सुविधा प्रदान होगी उसी से संबंधित है। मुझे आग्रह करना है और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ओबीसी के हित में सर्वसम्मति से आप इसको पारित करें ताकि जम्मू कश्मीर के ग्राम पंचायतों में और नगर निगमों में ओबीसी के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिले। उस आरक्षण के अधिकार में 33% महिलाओं को भी आरक्षण है, इसलिए ओबीसी के हित में, महिलाओं के हित में, ओबीसी महिलाओं के हित में आप जरूर सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। विधेयक को पारित करने प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न खंड 2 से 19 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 19 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 25 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move that the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 be taken up for consideration. अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाते हुए मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी एक सुखद अनुभव हो रहा है और ये एक सुखद संयोग भी है कि हम हाल ही में जब इस नए सदन में आए तो इस भव्य भवन में शिफ्ट होने के उपरांत आपकी अध्यक्षता में और इस पवित्र सोंगल की को साक्षी मानते हुए जो सबसे पहला विधेयक सरकार की ओर से सदन में लाया गया था वो भारत की नारी शक्ति और भारत के नारी सामर्थ्य को समर्पित था। और आज इस भवन में होने वाले इस दूसरे ही सत्र में ये जो विधेयक लाया जा रहा है, एक बार फिर आपकी अध्यक्षता में तमिलनाडु से लाए हुए इस पवित्र सोंगल की उपस्थिति में प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये विधेयक भारत की युवा शक्ति, भारत की युवा सामर्थ्य को समर्पित है।
ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये दोनों ही वर्ग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि समाज में चार ही जातियों को जानते हैं: महिला, युवा, किसान अथवा अन्नदाता और गरीब। और आने वाले 20 बरस में प्रत्येक नागरिक की भूमिका 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण के लिए जहां अनिवार्य रहने वाली है, वहां जहां एक के बाद एक महिला केंद्रित सुधार लाए गए, योजनाएं लाई गई, जहां तक आज के विधेयक का संबंध है, हम ये कह सकते हैं प्रमाण सहित कि गत 10 वर्षों में युवा केंद्रित जितने भी प्रावधान लाए गए, विशेषकर युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर के या फिर उच्च शिक्षा संस्थानों में उनके चयन को लेकर के, उन सारी प्रक्रियाओं में किस प्रकार पारदर्शिता हो, किस प्रकार प्रत्येक युवा को अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपने परिश्रम के अनुकूल अवसर मिले, किस प्रकार एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे कि वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, उसकी आर्थिक दशा कुछ भी हो, उसे दूसरे उम्मीदवार के बराबर मौका मिले। और वही लोकतंत्र की परिभाषा है कि प्रत्येक युवा को यह स्वप्न देखने का साहस हो, वो किसी भी पद पर आसीन हो सकता है, किसी भी शिक्षा संस्थान में अपनी किस्मत बनाने के लिए अपनी याचिका दे सकता है, परीक्षा में बैठ करके उत्तीर्ण हो सकता है। और इस तरह से आपको स्मरण होगा, सन 2014 में 26 मई के दिन प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी और उसके 2 और 3 महीने के भीतर ही सितंबर या अक्टूबर के महीने में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए अंग्रेजों के समय से चले आ रहे एक नियम को समाप्त कर दिएगा, विच वी कैन से वॉज अ लेगेसी, अ डूबियस लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। हमारे नौजवानों को अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट गेस्टेड अफसर से अटेस्ट करवाने पड़ते थे। वैसे तो ये नियम आज़ादी के तुरंत बाद समाप्त किया जाना चाहिए था, परंतु शायद विधाता को ये मंजूर था कि मोदी जी इस देश की बागडोर संभाले और फिर इस कुताई की पूर्ति हो। और ये नियम समाप्त करते ही न केवल युवाओं को सुविधा मिली, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश गया देश के कोने कोने में कि अब भारत में एक ऐसी सरकार आ चुकी है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके। कोई ज़रूरत नहीं कोई नौजवान अपने दस्तावेज किसी और से प्रमाणित करवाए। फिर उसके कुछ ही देर के बाद 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में लाल किले के परिसर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था, क्या ये संभव है कि सरकारी पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए? कि अक्सर ये शिकायतें आया करती थी कि कई बार 100 अंक लेकर के भी रिटर्न में कोई उम्मीदवार विफल रह जाता और पक्षपात के चलते, भाई भतीजावाद के चलते, भ्रष्टाचार के चलते कोई और उम्मीदवार जिसकी मदद करने की इच्छा रहती या षड्यंत्र रहता, उसको इंटरव्यू में ज़्यादा अंक दे करके नौकरी उपलब्ध करवा दी जाती या फिर शिक्षा संस्थान में दाखिला दे दिया जाता। मुझे कहते हुए ये खुशी भी है और गर्व भी है कि प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा के तुरंत बाद डीओपीटी विभाग ने फास्ट ट्रैक की प्रक्रिया चलाई। मात्र 3 महीने के भीतर हमने इस
प्रक्रिया को संपन्न किया और 1 जनवरी 2016 से देश भर में यह सर्कुलर जारी कर दिया गया कि अब इंटरव्यूज़ की प्रथा समाप्त कर दी जाएगी, ताकि हर उम्मीदवार के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। साथ ही साथ अधिकतर इम्तहान अब ऑनलाइन होने लगे, कंप्यूटर बेस्ड होने लगे, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। अवधि काल भी कम कर दिया गया, टाइम बाउंड तरीके से परीक्षाएं होने लगी। एक ज़माना था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा की प्रक्रिया लगभग 2-2 साल तक चलती रहती, उसका अवधि काल घटा करके अब 7, 8, 9 महीने हो गया और प्रयास जारी है कि उसे और कम कर दिया जाए, ताकि हर युवा को समय पर अवसर मिले अपनी किस्मत आजमाने का। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की ही कल्पना से रोजगार मेले का एक क्रम शुरू हुआ, ताकि जो रिक्त पद रहते थे, कई साल नियुक्तियां नहीं होती थी, वैकेंसीज खाली रहती थी, बच्चे ओवर एज हो जाया करते थे हमारे नौजवान, ऐसा दृश्य देखने को ना मिले। और रोजगार मेला में 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार एक साथ नियुक्ति पत्र जारी करने का क्रम शुरू हुआ। रुकी हुई प्रमोशंस को बल्क प्रमोशंस देकर के चलाया गया। कई बार बड़ा दर्दनाक दृश्य देखने को मिलता कि जिस पद पर नियुक्त होता है कर्मचारी, उसी पद पर सेवानिवृत्त हो जाता। उसे उसके साथी फेयरवेल देते, लेकिन उसके दिल में यह दर्द रहता कि उसको एक भी प्रमोशन नहीं मिला। और इसी भाव को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी है। कुछ एक समय से एक नई परिस्थिति ने जन्म लिया है। आपने देखा एक के बाद एक देश के भिन्न भिन्न भागों से इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं। कहीं कोई मैल प्रैक्टिसेस हुई, कहीं पेपर लीकेज हुआ, कहीं इम्पर्सोनेशन हुआ, कहीं पेपर बाहर लेकर के सॉल्व हुआ। अगर उदाहरण देने लगेंगे तो अनेक है, पर प्रमुखता से पश्चिम बंगाल में नवंबर 2022 में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का पेपर लीक होता है। उसी प्रदेश में फरवरी 2023 में अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है और उसी प्रकार स्कूल सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल का भी पेपर रिलीज होता है। दिसंबर 2022 में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम राजस्थान में पाया जाता है और फरवरी 2022 में राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स, उसमें भी गड़बड़ पाई जाती है और इम्तहान दोबारा करना पड़ता है। मई 2022 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम, उसका घोटाला होता है और 2018 से लेकर के अब तक राजस्थान में इस प्रकार के 12 घोटाले हुए चयन परीक्षाओं के लेकर के। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम मार्च 2022 में पाया गया और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जाम 2017। इसके उदाहरण अनेकों हैं, इसके अतिरिक्त भी हैं, मगर उस विस्तार में अभी ना जाते हुए मैं ये कहूँगा कि इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है। बहुत से योग्य बच्चे जो मेहनत के साथ, तैयारी के साथ, माता पिता के हार्ड अर्नड पैसे के साथ तैयारी करके परीक्षा देने जाते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। और ये चंद एक लोग जिन्होंने अपना ये धंधा और पेशा बनाया है, ये उन बच्चों की किस्मत से खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं और कभी कभी यही उन बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए एक भारी तनाव का कारण भी बन जाता है। अभी 4 ही दिन पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा, कोटा की एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में क्या लिख करके जाती है वो बेटी, वो लिखती है, मम्मा पापा प्लीज फॉरगिव मी, आई कांट डू इट, आई एम दी वर्स्ट डॉटर। इस सुसाइड नोट को पढ़ करके सारा हिंदुस्तान रो पड़ा और इसलिए आपके माध्यम से मैं हाउस में अपील करूंगा, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को
आपके बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को इस तरह की परिस्थिति से बचाया जाए। मुझे नहीं लगता किसी को भी इससे इनकार होगा और इसीलिए इसी भाव के साथ ये विधेयक लाया जा रहा है, जहां पर के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ये दुष्ट लोग, ये जो गुनाह का पाप करते हैं और हमारी भावी युवा पीढ़ी जिसकी ऊर्जा और जिसकी सामर्थ्य सन 2047 के भारत के लिए अनिवार्य है, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके लिए सजा की कोई ना कोई प्रावधान हो जो अभी तक हमारे कानून में नहीं थी, उसी को लेकर के ये विधेयक लाया गया है। मुझे विश्वास है इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। हम सब मिलकर के न केवल इस विधेयक को पास करेंगे, बस को पास करते ही, कानून बनते ही देश भर में ये संदेश जाएगा कि दल कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, बच्चे साझा होते हैं, देश के बच्चे साझा हैं, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे भविष्य के जानशीन हैं, हमारे भविष्य की विरासत है और उसके लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Thank you, Minister. Now, Sri K. Suresh. Thank you, Chairman, sir, giving me this opportunity to speak on this bill. Sir, the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024, moved by the Ministry of Personnel, which seeks to identify the following unfair means and offence during public examinations: question paper or answer key leaks, participation in collusion with others to effect question paper or answer key leaks, accessing or taking possessions, question paper or an official mark recognition response sheet without authority. So the exam covered under this law are any examination conducted by the Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, Railway Recruitment Boards, Institute of Banking Personnel Selection, Ministry of or departments of the central government, and their attached and subordinate of office for recruitment of staff, National Testing Agency or other authority as may be notified by the central government will be covered under this anti-cheating bill. Why the bill on the outset seeks to address the culprits in examination rackets and recruitment mafia, the dangers of the overarching powers of the central government bill grants is worrying as it encroaches upon the federal powers of the state. The bill comes at a time when 15 states, as many as 14 crore applicants applying for over 10.4 lakhs posts have been affected. Their schedules and opportunities were destroyed by the exam paper leak and manipulation mafia. There is also a complete lack of any punitive action that has been undertaken, and the long process of rescheduling examination take years, and a grinding government process that forces many applicants to leave attempts as they do not have age or situation by their side. They also lose their opportunities as many will not be in a position to appear due to financial difficulty and lack of proper leave from their employment, mainly private sector employees. In this case, I would suggest the government to consider hold the examination within 3 months from the date of cancellation and make sure that the window for re-examination is created in the case of cancellation exams. Further, I would request the government to distribute the quantum of punishment not just to be the direct culprits, but also to the conspiracy plotters, the intermediary agents as well. I would also like to state the state affairs of the Kerala State Public Service Commission, where several reports of question paper leak
and manipulation of rank lists where applicants who couldn't even write a single question of the same question paper they claimed to have topped the police constable exam recently. The sad state of affairs Kerala, where the entire public service commissions and the government was hand in glove with question leak and manipulation mafia, is a reminder that there need to be more stringent laws required for curbing this horrible crime. Apart from this, the teaching and coaching center mafia, which is linked with the colluders, including political leadership, local agents, and corrupt staff of various public service commissions, must not be let off the hook and punishment be awarded to them as well. I would further request the government to take steps in enhancing anti-malpractice measures with the latest technology is implemented and applicants' news not to be subject to old practice where multiple authorities are involved. The bill must also take care to protect students from the weaker sections, including scheduled caste, scheduled not to be targeted, as the law needs to be fair and candidate must not be targeted unfairly. With these words, sir, I support this bill. This is the young people. They need a justice from every examinations, competitive examination. Unfortunately, so many incidents are before us. So in future, it will not happen. So this law will be helpful for the lack of young people from our country. In this ways, I support this bill, sir. Thank you very much. Next speaker, Dr. Satyapal Singh ji. अध्यक्ष महोदय, आपका और मैं अपनी पार्टी का समय देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आज जो अधिनियम लाया गया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, लेखा परीक्षा अनुचित साधन निवारण के समर्थन में खड़ा हूं। मैं सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे डीओपीटी मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इस अधिनियम को लेकर के आए। जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस देश के अंदर उनसे आने से पहले जिस प्रकार यूपीए सरकार के अंदर घोटाले के ऊपर घोटाले होते थे, जगह जगह अनफेयर मीन्स बेईमानी से काम होते थे, इनको दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया और ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का हर एक क्षेत्र में उपयोग करने का उन्होंने निर्देश दिया और करके उन्होंने दिखाया। अरे जो अधिनियम आज आया है, इसका उद्देश्य जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि हमारी परीक्षाओं के अंदर पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, हमारी परीक्षाओं को न केवल देश के अंदर लेकिन दुनिया के अंदर उनकी साख बने, इस बात के लिए आज ये अधिनियम यहाँ पर लाया गया है। आज जहाँ सारी दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ रहा है, इन परीक्षाओं के कारण परीक्षाओं में जिस प्रकार से नकल की जाती है, उससे देश का नाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारी उसमें बदनामी होती। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मेन रूप से इस बात को अपने इस सम्मान्य सदन में कि इस देश के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों से जो परीक्षा होती थी वो मौखिक परीक्षा, ओरल एग्जामिनेशन होता था। किताबें भी कम होती थी। ये नहीं कि हमारे लोग प्रिंटिंग नहीं जानते, जैसे कुछ लोग आज के लोग बोलते हैं कि हमारे लोगों को इतिहास मालूम नहीं था, हमारे लोगों को लिखना मालूम नहीं था। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि हमारे यहाँ मौखिक पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य को पढ़ाता था, शिष्य अपने शिष्य को पढ़ाता था, ये परंपरा चलती थी।
और उसी परंपरा के हिसाब से हमारे जो शिष्य होते थे उनकी जो परीक्षा होती थी। आज भी हम देखते हैं, जब से किताब आई है लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई है। जब से मोबाइल फोन आए हैं हम लोगों को 10 टेलीफोन नंबर याद नहीं है। मोबाइल फोन आने से पहले हमको 100-150 मोबाइल फोन याद होते थे। जिस पर जब से जैसे किताबें आई हैं, पुस्तकें आई हैं, उसी हिसाब से हमारी याददाश्त कमजोर होने लगी। पहले जमाने के पहले परीक्षा सिस्टम के अंदर कोई जो है सर्टिफिकेट नहीं होते थे, कोई डिग्री नहीं होती थी। हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी देखिए, हमारे तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटी जिस देश के अंदर चलती थी, विक्रमशिला, अवंतिका, अमरावती, पता नहीं, मैं पिछली बार बोला था 18 यूनिवर्सिटीज के नाम लिए थे। जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज थी, किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर कहीं को डिग्री और सर्टिफिकेट कागज का नहीं दिया जाता था कि ये लेकर के आप जाइए। उनकी शिक्षा संस्थान का ही सर्टिफिकेट था। जहां शिक्षा संस्थान में जो पढ़ करके आया है, इसका मतलब उसके पास योग्यता है। जब से डिग्रियां दी जाने लगी, डिग्रियां किस प्रकार से ली जाए, कोई कहीं 10वीं पास चाहिए तो 10वीं पास की परीक्षा कैसे, उसका सर्टिफिकेट कैसे लिया जाए, 12वीं का कैसे लिया जाए। मैं जब पिछली उसमें टर्म के अंदर जब मुझे कुछ दिन शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिला, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो उसके अंदर जो है पीएचडी की डिग्री चाहिए। इतने जो है उसका पब्लिकेशन कितना है, उसने किसी के आदमी ने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, उसके अंदर इतना गड़बड़ होता था। इस लोगों ने इस प्रकार के जो है रिसर्च जर्नल शुरू किए। लोगों ने जो है लोगों से दूसरे किताब लिखवाते थे, लोगों से पीएचडी डिग्री लिखवाते थे, कितना जो है नकल करके वो काम करते थे। जब से शुरुआत हुई है तब से हम लोगों का जो है एक प्रकार से पतन जो है शुरुआत हुई है। मेरा आपके माध्यम से मुझे कहना है कि इस देश की जो शिक्षा थी, वो शिक्षा जो है सबसे चरित्र निर्माण की शिक्षा थी। जब से हम लोग ईमानदारी और चरित्र निर्माण आचार की बात कहते थे कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर धर्म है वो सदाचार है, और सदाचार में बात आती थी कि हम लोग जो हैं कितने ईमानदार हैं। मुझे 2013 में मुझे अमेरिका में जाने का एक मौका मिला। न्यूयॉर्क के पास एक एबिल एकेडमी है। वो एबिल एकेडमी पहले पुलिस वालों को और फौज के लीडर जिसमें तैयार होते उसको तैयार करती है। उसका जो वहाँ पर जो ट्रेनर था मिलने आया, हमारा डेलीगेशन, भारत सरकार का डेलीगेशन था। वहाँ कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छे ये एबिल एकेडमी है। लीडर कैसे तैयार हो, ईमानदार लीडर कैसे तैयार होते हैं, इंटीग्रिटी के बारे में एकेडमी। हमने उनसे पूछा कि आप इंटीग्रिटी कैसे सिखाते। न्यूयॉर्क के अंदर जिन लोगों जो उन्होंने न्यूयॉर्क देखा होगा, पढ़ा होगा, न्यूयॉर्क के अंदर बहुत ठंड होती, सर्दी के दिनों में बर्फ पड़ता है। सर्दी के दिनों में एबिल एकेडमी के अंदर एक नियम है कि कोई भी ट्रेनर या कोई भी ट्रेनी सर्दी के दिनों में भी नहाते हुए गर्म पानी का प्रयोग नहीं करेगा। उनके बाथरूम के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं लगे हुए, कोई सीसीटीवी नहीं लगे हुए, लेकिन नियम यह है कि लोग जो है ठंडे पानी से स्नान करेंगे। मैंने ट्रेनर से पूछा, आप इंटीग्रिटी सिखाते, ईमानदारी सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, आप क्या कभी आपने बेईमानी की है? उसने कहा मैंने एक बार बेईमानी की है। ये मैं ट्रेनर की बात कर रहा हूं, वहां का शिक्षक। और बेईमानी क्या की है कि मैंने एक दिन बाथरूम के अंदर मैंने ठंडे पानी में गर्म पानी मिला करके मैंने स्नान किया, और वो भी केवल एक बार। मैंने उनसे पूछा ये ईमानदारी आपने कहां से सीखी है? हम लोगों को गर्व होगा अपने देश के ऊपर। उन्होंने कहा कि लगभग 1880 के आसपास, 1980 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लगभग 1800, अगर मुझे सही से ईयर याद है, वर्ष याद है, 1882 के अंदर कहता इंडिया से, भारतवर्ष से कोई साधु आया था, हमारे देश के अंदर कोई साधु आया था और उसने ईमानदारी के बारे में हमको जो भाषण दिया था। वो अमेरिका के लोग आज इतनी ईमानदारी करते हैं। उस आदमी ने कभी बेईमानी नहीं की। जो देश जो हम अपनी संस्कृति पर इतना भरोसा, इतना गर्व करते हैं कि हमारे देश के अंदर हम जो है इतनी ईमानदारी, इतनी सत्यवाद सिखा दे। जहां कहा जाता था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उद्देश्य कहाँ चला गया? आज परीक्षाओं के अंदर कितना जो है गड़बड़ होता है। जब मैं शिक्षा विभाग में काम करता था, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हजारों, सैकड़ों नहीं, यूपीए के सरकार में जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बने, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बने, सैकड़ों नहीं हजारों
कई हजार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जहां बीएड अलग अलग तरह के जो उसमें शिक्षण दिया जाता है वो केवल कागज, ज्यादातर कागज पर थे या केवल एक रूम के उसके अंदर थे और हजारों जो है उनको बंद किया गया। आज भी आप जाते हो, मैं अपने क्षेत्र को देखता हूं, बीएड की जो है लोग परीक्षा लेने की बात करते हैं। हमारे यहाँ उसे जाकर के जम्मू कश्मीर में जाकर के जब एग्जाम होता, परीक्षा होती है, वहां बस भर के ले जाते हैं और वहां से लेकर के आते हैं। लोगों की उम्र हो जाती है, फौज में पुलिस में भर्ती होने के लिए एक उम्र का जो लिमिट है, उम्र ज्यादा हो गई तो क्या करना चाहिए? जाकर के दोबारा 10वीं 12वीं करके इस तरह के जो है, मैं कहता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, दूसरे स्टेट के अंदर है। आज ही हमारे इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है और ये आर्टिकल जो है इस एक्ट को जो हमारा बिल पढ़ो उसके बारे में आया कि देश के अंदर 15 राज्यों के अंदर शायद ही कोई बड़ा राज्य होगा जो इस बात से बचा हुआ होगा और 1 करोड़ से ज्यादा जो है स्टूडेंट कैंडिडेट उससे जो है प्रभावित हुए हैं। कितने जो लोगों को, जैसे हमारे आदरणीय मंत्री महोदय कह रहे थे, कितना, हाँ बिल के ऊपर बोल रहा हूँ, बिल के ऊपर ही बोल रहा हूँ। Bill. So I think that can be permitted. In fact, The I'm newspaper, also you cannot show the newspaper. need not show the newspaper. All right. You can just cite it. You can just cite it. Yeah, that he can do it, but at the same time, he can show the paper that is ओके, थैंक यू, okay. थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि किस प्रकार से अगर हमारे टीचर इसी तरह से बनेंगे, जो नकल केवल मैं नाम नहीं लूंगा किस जिले में गया और किस कॉलेज में गया, हमारा वहां एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के अंदर मैंने पूछा कि भाई आप क्या करते हो? उसने कहा मैं कॉलेज चलाता हूं, बीएड का कॉलेज, जहां बीएड जो है ट्रेनिंग देने का, टीचर्स को ट्रेनिंग देने का कॉलेज। मैंने कहा कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? बच्चे तो कम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा सर एडमिशन लेने की शर्त ही ये है, एडमिशन लेने की शर्त ही है कि क्लास अटेंड नहीं करना। अगर हम ये कहें क्लास अटेंड करना पड़ेगा और 75% आपकी अटेंडेंस होगी, लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। शर्त ये है आप जो है एडमिशन लीजिए और जो परीक्षा जब होगा, साल भर में जब परीक्षा होगी उसमें जाकर एग्जाम देने आ जाइए, परीक्षा देने आ जाइए, वहां पर नकल करवाई जाती है और 100% रिजल्ट वहां पर मिलता है। अगर शर्त इस तरह की है कि आप अगर बोलोगे क्लास अटेंड करना है तो हम एडमिशन नहीं लेंगे, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। मुझे याद है हम लोग जो है जब आईपीएस के अंदर आए, बिहार के अंदर जहां से यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर के प्रिंटिंग प्रेस थी, उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक पियोन, उसका बेटा और उसकी बेटी दोनों आईएएस में सेलेक्ट हो गए, दोनों आईएएस के अंदर सेलेक्ट हुए। बाद में ये केस सीबीआई को गया, लोग उसमें अरेस्ट हुए। ये यूपीएससी के उस जमाने के अंदर, उसके बाद मैं कर रहा हूं। आज भी कितने ऐसी जगह होगी, जैसे मैंने कहा कॉलेजों के अंदर जाइए, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाइए, स्कूलों के अंदर जाइए। मैं तो जब से सांसद बना हूं, मैं सबको ये बात कहता हूं, जिस स्कूल्स के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर नकल करवाई जाती है वो आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। अपने बच्चों को ऐसी जगह स्कूल में पढ़ने मत भेजिए। एक हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री जी आए 1993 के अंदर, उससे पहले हमारी बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने कॉपिंग न हो, नकल न हो, इसके बारे में बहुत सख्त कानून लाया, एंटी कॉपिंग एक्ट 1992। उसके बाद जो है उन्होंने जब कैंपेनिंग हुई इलेक्शन के बारे में, कहला सबसे पहले अगर हमारी सरकार आती है तो मैं सबसे पहले इस कानून को खत्म करूंगा। और दुर्भाग्य देखिए अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य देखिए, उनकी सरकार जो है, समाजवादी सरकार जो है, उसमें आ गई, सत्ता में आ गई। और जो मुख्यमंत्री बने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने सबसे पहले आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर सबसे पहले इस एंटी कॉपिंग एक्ट को उसको खत्म किया कि आज के बाद हमारे बच्चे 10वीं 12वीं जो नकल चाहे, किताब रखें, कुछ भी करें वो करें। अगर हम लोग जो है इस प्रकार के सत्ताधार इस तरह के करते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यद दाचरति श्रेष्ठ है तत् देवोत्तर जने से यद प्रमाणम कुरते लोकस तत् अनुवर्तते। जब समाज के अंदर जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं,
जिसको हम वरिष्ठ मानते हैं, वो जैसा काम करते हैं दूसरे लोग जो साधारण लोग उनका जो है उनका अनुवर्तन करते हैं, उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। इस महाजनों ये इनका तैसा पंथा। लेकिन आजकल महाजन भी ऐसे हो गए, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे यहाँ कहा जाता था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, हमारे यहाँ 33 उपनिषद इन्होंने पढ़ा होगा, 33 उपनिषद में कहा कि हमारे नौजवान कैसे हों, हमारे युवा कैसे हो, युवा साधु, युवा अध्यापक है, आशिष्ट हो, दर्दिष्ट हो, बलिष्ठ हो, तस्याम पृथ्वी तस्य पुत्रस्य वीरनाशात स एको मानुष्य आनंद। शिक्षा ऐसी हो जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से ईमानदार और चरित्र निर्माण पैदा कर सके। इस प्रकार की शिक्षा इस देश के अंदर थी। लेकिन आज जो है शिक्षा का स्तर, जैसे मैंने कहा, वो गिरता जा रहा है। हमारी शिक्षा थी कि अर्थकारी होनी चाहिए। हम कहते हैं शिक्षा के 4 प्रकार होते हैं, 4 तरह की बात होनी चाहिए। शिक्षा अर्थकारी होनी चाहिए, भोगकारी होनी चाहिए, यशकारी होनी चाहिए, सुखकारी होनी। अगर आज शिक्षा करने का डिग्री लेने के बाद, अगर डिग्री लेने के बाद आप एग्जाम दे सकते हो, डिग्री लेने के बाद पुलिस में जवान बन सकते हो या फौज में भर्ती हो सकते हो, केवल अगर यही हमारी क्वालिफिकेशन है, और वो भी फिर किसी बेईमानी से कराओ, जैसे हमारा होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो गया, कुछ भी हो, किसी गलत तरीके से कमाया हो, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से परीक्षा के अंदर ये बात जो है शुरू हुई। तो मैं, हाँ, ब्लूटूथ भी हो रहे हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं एक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का जिक्र किया। अब ये बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, योगी की सरकार है। योगी की सरकार आई, उनको मालूम था कि यहां पर इतनी नकल होती है, उसने इतनी सख्ताई की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पुलिस सुपरिटेंडेंट को, डिस्ट्रिक्ट जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, उनको बोला अगर कुछ गड़बड़ हुआ, किसी सेंटर पे गड़बड़ हुआ तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 63.6 लाख स्टूडेंटों में से लगभग 15 लाख बच्चों ने ऑप्ट आउट कर दिया कि हम एग्जाम नहीं देते, न 10वीं का एग्जाम देंगे, न 12वीं का एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम था वो नकल से पास होते थे। और रिजल्ट क्या हुआ? 10वीं में पे केवल 14.7% बच्चे पास हुए, नॉट इवन 15% पर से। 2018 की बात मैं कर रहा हूं। 2018 में केवल लेस देन 15% बच्चे जो है दे पास्ड आउट हाई स्कूल एग्जाम, एंड लगभग 30%, 30.4% बच्चे उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया, सख्ताई किया। हम मालूम है कि जब सरकार ऐसी होगी, सरकार इतनी सख्त होगी, जैसे आचार्य चाणक्य कहते थे, दंडो शासति प्रजा, बिना दंड के शासन नहीं चलाया जा सकता। और इसलिए मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करता हूं कि ऐसा जो है वो अधिनियम लेकर के आए हैं, ऐसा बिल लेकर के आए हों कि इसके अंदर जो है जो सजा जो है इतनी 3 से 5 साल, 5 से 10 साल, 1 से 10 लाख, 1 करोड़ से 10 करोड़, ये जो उन्होंने पनिशमेंट की वो किया है। और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज क्राइम को उसमें वो लगना चाहिए, ऑर्गेनाइज क्राइम को उनके सेक्शन को लगना चाहिए। मुझको मालूम है, फिट करना चाहिए। Please address the chair. मैं खत्म कर रहा हूं। सॉरी अध्यक्ष जी। तो मैं कह रहा था कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो है सिंडिकेट रूप से जो लोग काम करते हैं, कई वर्षों पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो परीक्षा कंडक्ट करता है, ये कस्टम्स इंस्पेक्टर्स बनते हैं। मैंने देखा कि एक जिले के, 2 जिले के 40, 50, 60 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये बिना नकल के इसके संभव नहीं। ये ऑर्गेनाइज रूप से कुछ लोग इसमें काम करते हैं, इसलिए इसके ऊपर जो है बहुत सख्त कानून लाने की जरूरत है। अभी हमारे देश के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा था, हाँ वो भी हम बोल सकते हैं। हाँ, हम दुनिया के अंदर, मैं उसकी बात कह रहा था कि हमारे यहाँ चाइना के बाद सबसे ज्यादा पीएचडी पैदा करने वाला हमारा देश है सारी दुनिया के अंदर। एंड 2014 का मेरे पास डेटा, मुझे बाद का मालूम नहीं कितना उसमें फर्क पड़ा है। पैसे दे के पीएचडी 20-20 हजार में पीएचडी लिखवाते थे, ऐसे पकड़े भी गए हैं। हमारा जो सबसे ज्यादा पीएचडी पे नंबर 2, वर्ल्ड का नंबर 2 कंट्री, producing so many PhD scholars every year, their contribution to the knowledge, world knowledge system was less than 1%. Yes. Less than 1%. क्योंकि हम लोगों का जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने देश की शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है
ताकि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी इनोवेशन और रिसर्च पर जोर दे रहे हैं, इस बात की जरूरत है कि हम लोग जो हैं एक इस प्रकार का कानून इस देश के अंदर लाएं जिस कानून में जो है कोई भी किसी की हिम्मत न हो और किसी की जो है ये नकल करने की या करवाने की किसी की हिम्मत न हो। ऐसे सेंटर्स जो है वो बर्खास्त किए जाएं, ऐसे स्कूल और कॉलेजों का लाइसेंस खत्म किया जाए। इतना कह करके इस बिल के समर्थन में कहता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। Thank you. Honorable Member Shri Kaduranand. Honorable Speaker, sir, I thank you for this opportunity given to me to speak on this Prevention of Unfair Means Bills 2024. Sir, this is quite an interesting bill that the government of India has brought into this parliament. I understand that the government has seen through all the setbacks that has happened in the previous years. When a law is being enacted in a parliament, when a law is brought into the parliament, it means that there had been some bad instances in the past and that the government has taken into control and now they are bringing it to the law. One big scam that even shook the entire India was Vyabam scam, which happened in Madhya Pradesh, which brought the nations to the foot and wanted to ask what happened and when it happened, how it happened, and who all are involved in it. The government was quiet on that time. After that, many competitive exams like NEET and UPSC, which all was held everywhere in all parts of the world, they were news in the newspapers and other things where people jumping into the windows and prompting them to their well-wishers who are the exam aspirants. They were writing the exam with all the people telling all the answers from the windows. It all was there in the newspapers. The government was silent about that. And after all these years, look at so many unprivileged people who were being punished by this illegal malpractices. Nearly 1.5 lakh people. A study says by one of the leading papers that 1.5 lakh students have lost their livelihoods because of these malpractices. Sir, this government has to take into control why this bill has been introduced. Why didn't the government look at what was the possibilities of reducing these malpractices? That has not been answered in this bill at all. The bill only talks about the imprisonment, the bill talks about the punishment, and the bill also talks about the fine being imposed. But the bill has not talked anything about how these malpractices can be controlled. For example, who are the causes for this malpractice? Why a student who is appearing for the exam should go into all these kind of malpractices or copying? Because he is not prepared. What stops him? Maybe the language. If an examination is presented to them in their language where they can write their exam, then the malpractice could have been curtailed. But the government of India is very stubborn on their language policy, where the exams has to be held in Hindi only. In regional areas like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra, where many of the students are from the state boards, where they are not that prominent in Hindi, they are not able to answer these exams. Therefore, the chances are less. Therefore, they get into this kind of malpractices. But a government of India should have a comprehensive policy where they should attract the students, they should attract the aspirants, they should welcome them with training centers. The government has not done anything about that. If you want a UPSC exam or a railway recruitment, what are the training centers? What are the educational things that has happened by this government? Nothing has happened. But if you do something wrong, you will be punished. Okay, accepted. But what have you done for these aspirants? What are the training centers that has been set up by this government, which has not been addressed or not discussed about? That is a bad part in this bill. Sir, another issue is that whenever the states, any state which is talking about the education or examinations, you should take the state of Tamil Nadu as an example. The exams which were conducted, for example, UPSC, which we are all discussing about, our Tamil Nadu Chief Minister has given assistance and programs such a way that he is paying nearly
7,000 rupees for each and every UPC student who is going to appear for those kind of exams. When he is selected for examinations, a sum of rupees 25,000 has been paid to them for his appearing for the interviews. This kind of assistance is given by the Tamil Nadu government. Another instance is that there is another program, it is called Nal Mudalvan. Nan Mudalvan in Tamil is in Tamil. It means I am the winner, I am the successor. It is the name of that scheme. The scheme is very simple. A student who is participating in a government school or a government college, a student who is participating in an university, private university, they are both exchanged in a certain part of time, so that even the students from the government institutions are also getting the same kind of technology or value addition courses, such a way they can go for these competitive exams. Therefore, the students, the well-being of the students is being brought up, and also they are now free and fair to attend the exams. Lot of Tamil Nadu students are now appearing for the UPSC exams. They are all going, but the language is a barrier. The government should also look into that. What are the reasons these kind of malpractices are happening? And there is a committee being formed to examine all these kind of malpractices. Where is the involvement of the states in it? The states have not been consulted. The states are not being involved in these committees. So suddenly the law says you can book them. They say an arrest can be made with a warrant, and a bail will not be matter of right. And also there can be up to 3 to 5 years imprisonment, and also 10 lakh rupees fine that can be imposed. So if suddenly, without even a proper inquiry, if the proper inquiry is not been done, or a partiality has been found out, or someone is going to be partial, who are the persons who is going to be identifying these lawbreakers? How it is being going to be identified? Where is the committee? Where is the state involvement? These are the million questions that comes behind this law. This government of India should look into all these things. So, to summarize my submission to this August House, I request the government of India to break this barrier of language which is causing all this malpractice. Number one, involve the states, encourage the states, give them the required funds, so that all the students from the states will be able to participate in all these kind of competitive exams. Number three is involve the states. When the kind of malpractices happen, the committee which is constituted to inquire this kind of malpractices, the state involvement should be there. Therefore, regionality, like when the Honorable Speaker, when he was as a speaker, he mentioned about the SC, ST or any other caste communities will be partially or marginally penalized in this kind of malpractices. So, end of the day, the fear of the students has to be removed, and only then fair and correct exams will happen. If you take the Western countries, whenever you go, these kind of malpractices are not there. The technology has been involved. If you involve this kind of a technology, then the malpractices will not be there. So the exams are being conducted in these states, and the states' involvement have to be there. So with this, I summarize and say that this law may be amended with my amendments will be given to you or submitted in this August House, and I request the government of India to look at this and honor the states for the investment and also time being spent for the future governors or the future citizens of this India. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Srimati Chinda Anuradhaji. Allow me to speak Chinda. on this bill. Sir? Yeah, please. Mike. Thank you, Chairman, Yes, sir. please. For allowing me to speak on this bill, the Public Examinations Prevention of Unfair Means. Sir, the bill is a much needed law and was much awaited by crores of youth who have suffered due to paper leaks, especially in job recruitment leaks. Without taking names of states that have seen such leaks, it can be safely said that this law would deter further leaks as a specific law to punish the wrongdoers, which was missing. So there are few positive things in this, sir. I would like to point out promotion of transparency and fairness. The bill is designed to increase the transparency, fairness, and credibility of public examination systems. This ensures that the hard work and genuine efforts of the candidates are rightly acknowledged and rewarded, thereby safeguarding their future prospects. Model for state adoption.
The bill serves as a model draft for states, offering them the discretion to adopt its provisions. This helps in establishing a uniform approach to tackle malpractices in public examinations across different states and prevent disruption in state-level public examinations. Deterrence against unfair practices. Section 10 of the bill, by punishing any person resorting to unfair means and offences to be punished with imprisonment of 3 to 5 years and a fine of 10 lakh, effectively deters individuals, organized groups or institutions indulging in unfair means, thereby protecting the integrity of the public examination systems. It ensures that those who seek to exploit the vulnerabilities of the examination system for monetary or wrongful gains are legally discouraged and held accountable. So, suggestions from a party are: why is a candidate given immunity from the bill if he indulges in malpractices that lead to the examination process being vitiated? The bill mentions that a candidate shall not be liable for action within the purview of the bill. I would be happy if the Honourable Minister could clarify this limitation of the functioning of the bill if the candidate is a wrongdoer. Secondly, the bill's implementation might require significant financial and human resources, raising concerns about its practicality and effectiveness, especially in rural or resource-limited settings. Has the Honourable Minister made a plan on ensuring that such limitations of resources do not limit the effectiveness of the bill? The requirement for states to adopt similar legislation could lead to inconsistencies in application and enforcement, potentially creating disparities in the examination systems across different regions. Does the Honourable Minister plan on asking the UPSC to engage with the states in helping them out in enforcing the provisions of the bill? Sir, in conclusion, the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024 represents a pivotal stride towards ensuring integrity and fairness in public examination systems. However, the bill does not raise certain concerns that merit further clarification and planning. The exemption of candidates from punitive measures, even when involved in malpractices, needs more clarity to ensure that the law is comprehensive and leaves no room for exploitation. Within the right measures and continued oversight, this bill has the potential to significantly enhance the credibility of our public examination systems, fostering a more just and merit-based society. Sir, in Andhra Pradesh too, the government has taken strict action against people who indulge in leaking exam papers of class 10 at Narayana School in Tirupati. Our Honourable CM Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu has always taken the strongest action against such forms of corruption, irregularities and other criminal activities. Sir, with these suggestions and comments, I support the bill on behalf of my Vice Chancellor party. Thank you. Honourable Member Sri Rahul Shewale. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपना तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संधानों की रोकथाम विधेयक 2024 के समर्थन में खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी, इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित तरीकों को रोकना है। अध्यक्ष जी, वर्तमान में केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों का किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं था। अध्यक्ष जी, परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर देश में खासकर युवाओं के में चिंता थी। प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यह विधेयक नापाक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों के में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए बहुत आवश्यक हो गया था। अध्यक्ष जी, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रुप डी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा CET सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के मामले सामने आए। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद हरियाणा में पदों पर भर्ती, गुजरात में जूनियर क्लर्कों की भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई थी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं था। अध्यक्ष जी, इस विधेयक में सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने में और युवाओं को आश्वस्त करने की परिकल्पना की गई है कि और उनके ईमानदार प्रयासों को उचित पुरस्कार मिलेगा और उनको भविष्य में सुरक्षित होगा, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। अध्यक्ष जी, छात्रों को निशाना बनाए बिना संगठित गिरोह, माफिया तत्व और कदाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है। दोषी पाए गए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो गया था। इस विधेयक के कानून बनने पर यह संभव हो जाएगा।
अध्यक्ष जी, सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठन करने का प्रावधान है, जो कंप्यूटराइजेशन परीक्षा जी प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें भी लागू करेगी। अध्यक्ष जी, समिति डिजिटल प्लेटफॉर्मों को इंसुलेट करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगी, फुल प्रूफ आईटी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के तरीके और साधन तैयार करेगी, परीक्षा केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करेगी और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के संचालन के लिए तैनात किए जाने वाले आईटी और भौतिक बुनियादी ढांचे दोनों के लिए राष्ट्रीय मानक और सेवाएं तैयार करेगी। अध्यक्ष जी, नापाक तत्वों को प्रतिरूपण विधियों का उपयोग करने और पेपर लीक और अन्य कदाचार में लिप्त होने की घटनाएं रोकने के लिए यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्यक्ष जी विधेयक के माध्यम से सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के लिए 3 से 10 साल की जेल की सजा है और 1 करोड़ रुपए से अधिक तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इससे सार्वजनिक परीक्षा में कदाचार में कमी आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। अध्यक्ष जी, इससे सार्वजनिक परीक्षाओं जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक संस्थान द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी। इन शब्दों के बाद मेरी वाणी खत्म करता हूं। धन्यवाद। Yes. Honorable Member Shri Achyutanand Samanta जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर बोलने के लिए आप समय दिए, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी बीजू जनता दल, आई स्टैंड टू सपोर्ट द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 introduced by Honorable Union Minister Shri Jitendra Singh ji. I believe the intent of the bill is very good to preserve the value of the public examination as a test of merit. If unfair means at public examinations continue to be very common like it is today, the aspirants and students believe that they have a right to do so because so many others have done so without being penalized. Cheating leads to delays and cancellation of examination, adversely impacting the prospects of millions of youth. In the absence of any specific law to deal with unfair means and offences commented in the conduct of public examinations, we welcome the legislation from the Government of India. In this context, I would also like to mention, in our state, Odisha, always all examinations are conducted with fair means till date. No paper leaks, etc. is being reported like other few states reported frequently. In this context also, I would like to appreciate the checking malpractice and organized cheating in government recruitment exams, proposing a minimum imprisonment and also fine for persons and organizations indulging in such illegal practices. Common practices like leakage of question paper or answer key, directly or indirectly assisting the candidate in any unauthorized manner, tampering with the computer network or a computer resource or a computer system, creation of fake website to cheat, conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or other letters, manipulation in seating arrangements, allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means in examinations will be controlled because it will now carry punishment and fine for both individual and the service provider, including barring from assignments being given. I am from the field of education and I am surprised and shocked by the new ways that some notorious students and ill-intentioned people are coming up with. Every examination season, the media reports scandals. It has now gone high technology. The recent hit cinema, 12th Fail, brings this out in a harsh and real form. So this is definitely the need of the time. But we need to go to the root cause also. Merely tackling the menace of corruption is not enough, as it is just a symptom of deeper issues in the system. The main cause is there is mismatch between the number of aspirants
and the number of opportunities that are available. Learning is conditioned by the proposed examination system. If the examination pattern tests mostly memory, then teaching will ensure that students only prepare for rote memory. This is the general pattern. We need to address this issue. NEP 2020 goes a long way in handling it in formative years. In a situation where opportunities aspired for are really limited, the boundary between the selected and rejected candidates is a simply cut-off score. It is not unreasonable to imagine that while those selected are deserving, there could be deserving candidates even among those rejected. The large number of aspirants, huge amount of resources spent on them by families is a testimony of their keenness to crack the exam. The coaching centers focus on techniques of cracking the exam, time management, and frequently conduct a series of mock exams to churn out exam smart students. The climate of cruel competition is instilled in both schools and coaching centers, whereby students are taught to view their classmates as rivals. Cheating, despite being unethical, is similarly perceived as an effective shortcut to passing the exam. Desperate parents also go to any extent to see their children emerge victorious in the exam and also in the game. Yes. In this Indian educational setup and context, the element of fear underlies most activities associated with learning and assessing. The presence of fear is often justified as being important for learning and is used to scare, threaten, or intimidate children. Fear associated with consequences of not learning takes precedence over the joy of learning. The exams are more about elimination than selection, thereby enhancing the importance of coaching. Fear is a key component of such exams as implication of success and failure in them are severe. Yes. What are the possible solutions available? Alternate methods. Alternative, perhaps more humane way of examining students' aptitude and competency needs to be identified. Entrepreneurial skill. Students should be helped in honing their entrepreneurial skills. Meaningful choices. Make education more meaningful that supports students to make choices that are not influenced by their social prestige like engineering, medicine, and more importantly, be given opportunities and supported to develop different facets of their personalities. Responsive education. Make education responsive to employment skills required. However, a unilateral relationship between education simply responding to market needs will do more harm than good. I hope these issues are addressed behaviorally and we stand to support the bill. And in this regard, I also request Honorable Minister to see that financial punishment and imprisonment should be lessened in case of the students' matters. It should be more strict for the agency or the institutes or the centers, those who are really practicing and motivate the students to adopt the unfair means. In case of financial punishment and imprisonment, should be less to the students, those who have no knowledge when they adopt this method during the examination. Thank you very much, sir. Now your time will come. No, I'm just intervene small. और इन्होंने भारत में अपने राज्य में जो गरीब आदिवासी बच्चों को 40,000 बच्चों को ये अपने यहाँ निशुल्क पढ़ाते हैं, जो नर्सरी से लेकर के +2 तक, और देश में शिक्षा और गरीबों की शिक्षा देने वाले इस सांसद को इस सदन के रूप से। और मंदिर अगर देखना है तो इनके विश्वविद्यालय में जाके देखिए,
40,000 बच्चे निशुल्क, और वो भी आदिवासी, इनके यहाँ पढ़ते हैं। Very ये good. सचमुच बधाई के पात्र है। The entire house associated with it. Yes. And I'll respond in detail, but I just wanted to clarify, maybe I have not been able to communicate that part. The student is not under the purview of this law. Yes. So I'll explain that when I respond finally. But we have not kept the student or the candidate in the purview of this law. Thank you. Come later. Honorable Member Shri Maluk Nagar ji. स्टूडेंट के लिए नहीं हो रहा है पनिशमेंट। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और ऐसा लगता है कि ज़्यादातर हम लोग वही जो बिल है उसी को पढ़ के बोल रहे हैं, और इसमें जो बात रखी गई है, देश में आने वाले भविष्य को देख करके जो ये कदम है बहुत ही अच्छा है और सराहना के लायक है। और पिछले दिनों हम देखते थे देश के कई प्रदेशों में, वहाँ पेपर लीक हो गए, वहाँ नकल हो गई, वहाँ तिजोरी तोड़ करके रात को निकाल लिया, FIR हो गई, 3 दिन में अरेस्ट कर लिया। और खास करके राजस्थान में जो पिछली सरकार गई है, वहाँ की सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कई बार बयान दिए कि राजस्थान में ये एक पूरा घोटाला और एक पूरा माफियागिरी चल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए पैदल यात्रा की। तो मैं, मंत्री जी बैठे हैं, इनकी DOPT की स्टैंडिंग कमेटी में भी हूँ, अभी वहाँ मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। जो ये अमेंडमेंट लेके आए आगे के लिए कि करोड़ की आर्थिक रूप से सजा और 3 साल से 10 साल तक की सजा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो पिछले 10-15 सालों में जो सुर्खियां, जो अखबारों में खबर आई हैं, वो जो घोटाले हुए हैं, उनमें जो गैर जिम्मेदार और बेकाबिल अधिकारी नौकरी के सहारे अब पहुंचे हैं आगे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि समय समय पे जो इस तरह के सस्पिशियस ऐसे लोग हैं जिनको लगता है नकल देख करके आए हैं, उनके आचरण को देख करके और एक हर प्रदेश में कमेटी बने जो बीच बीच में अटेंडम चेकिंग करे, और जो इस तरह के लोग हैं उन पे भी लगाम लगाई जा सके, जिससे आगे आने वाले समय में जो अमेंडमेंट लेके आए हैं उसके साथ साथ वो भी खौफ हो और वो भी डर हो, जिससे ऐसी कोई घटना ना कर पाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो एग्जाम के दिनों में जो ये लेकर के आए हैं, उसमें जो देश की सीमा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, खासकर कश्मीर में, मंत्री जी कश्मीर से ही हैं, जो उस तरह के गांव हैं जो सीमा पे, उनके लिए जरूर कुछ ऐसा व्यवस्था हो, या तो वहाँ पे बड़े स्कूल और बड़े कॉलेज बनाए जाएं, या वहाँ पे ऐसे कोचिंग सेंटर खोले जाएं जिससे कि पूरे देश में उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, और इस सख्त कानून के होते हुए वो क्वालिफाई करके जाएं, तो देश के लिए उनको एक सहयोग मिलेगा। मैं DOPT लॉ जस्टिस में हूं और अक्सर हमारा कन्वर्सेशन होता रहता है, और कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती जहां मैं अपनी राय वहां नहीं रखता। तो मैं मंत्री से कहना चाह रहा हूं कि जो लॉ से रिलेटेड, जुडिशियरी से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, वो भी इसी पाइप से निकलेंगे, वो भी इसी रास्ते से जाएंगे। लेकिन जो उनको बनने के बाद पूरे देश में जो बराबर में हरियाणा प्रदेश है जुडिशरी से संबंधित, हरियाणा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, और ये दिल्ली जो है जहां बैठे हैं हम, लुटियन जान में, जहां रायसीना में, यहाँ दिल्ली में पता नहीं केजरीवाल साहब की सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी है। जहां बाकी सब जगह जुडिशरी में रिजर्वेशन है पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए, और यहाँ पे दिल्ली में नहीं है। तो आज क्योंकि लॉ एंड जस्टिस कमेटी और DOPT से संबंधित है, तो मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ कि दिल्ली में भी और देश के जिन प्रदेशों में जुडिशियरी में रिजर्वेशन नहीं है पिछड़ों और दलितों के लिए, उनमें भी रिजर्वेशन लाया जाना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी से, कि जो खास करके उत्तर प्रदेश देश का
सबसे बड़ा प्रदेश है और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ पे बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा मैंने पिछली बार भी मांग की थी कि वहाँ तो जो जुडिशियरी से संबंधित बात आई वो अलग प्रदेश बनाने की मैंने मांग की थी। वो 24 करोड़ के करीब लोग हैं और 8.5 करोड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। वो अलग प्रदेश इसको बनाया जाए जो 1953 में मांग उठी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने 1955 में बाबा अंबेडकर साहब ने मांग करी, 89 में किसी त्यागी जी ने चिट्ठी लिखी, 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने प्रस्ताव पास करके भेजा तो एक अलग प्रदेश ये बने। और जब तक इसमें देर लगे, मेरठ में आज दोबारा मांग कर रहा हूं कि हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो। मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूँ, बिल पे है, अब बिल पे है, आपके लोग भी सब पढ़ के कुछ का कुछ बोलते हैं, मैं जानता हूँ साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, मैं टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ, मैं टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ, मैं इस बिल का सराहना करते हैं, हम इस बिल को समर्थन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Stand on behalf of the Nationalist Congress Party in support of this bill. Sir, I was a little surprised by the Treasury bench when they started the debate. And Honorable Satyapal Singh ji, who himself has been through such exams, has shown so much grey in the examination. So that was a bit disappointing for a person who's already been through the system to talk against the system. It puts him also in grey area, which was little disappointing for me because मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ वर्दी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। ईमानदारी मतलब पुलिस इंस्पेक्टर या जो भी वर्दी पहनता है उससे हम ईमानदार ही समझते हैं। तो ऐसे जिसने वर्दी पहनी है वो ही अगर एग्जाम पे क्वेश्चन मार्क करे तो मेरा तो अंदर से मैं हिल जाती हूँ कि अभी किस पे विश्वास करें हम। सो इट वाज लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर मी फॉर द जेंटलमैन टू स्पीक द वे ही डिड। एंड उन्होंने कहा ईमानदारी, वो कहा न्यूयॉर्क में गए थे और न्यूयॉर्क में ईमानदारी की बातें सुनी। आपकी माँ का खुद सुन लेते ना तो ईमानदारी न्यूयॉर्क जाने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी सबसे बड़ा गुरु इस देश में कोई है तो अपनी माँ होती है, और सबसे ज़्यादा ईमानदार बच्चे को कौन बनाना सिखाती है तो वो माँ सिखाती है। सो आई डोंट नो व्हाट कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूयॉर्क एंड गुरु ही वाज गिविंग, आई एम जस्ट पुटिंग थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट अबाउट ईमानदारी। और ईमानदारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अपने संस्कार है, ईमानदार होना ही चाहिए। मैं ईमानदार हूँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ईमानदार, इट्स अ गुड थिंग, होना ही चाहिए सबने ईमानदार। सर, वाइल आई एम complimenting this government for bringing this, I seek a few clarifications just so that we put it in context so while the country watches this. Sir, while जब मैं ये बिल ला रही थी तो मैंने एक सिनेमा देखा था, it's called 12th Fail. 12th Fail में एक डायलॉग था कि जमी जमाई व्यवस्था means it's a system which has already been set. Now who has set this system? If we say there is a case, it's either the school authority, it's the local education department, it could be the local administration, it could be political patronage, or it could be a state-sponsored activity. We don't know, but this is what we have read over the last many years that we have seen. Now, my question to this government is that now there are two, there's a criminal action or there's a civil action. Now, in the jurisprudence, I would like to seek clarification that penalties of 1 crore jail, you clarified, sir, in a small way in the intervention that you are not making it student-centric. It's going to be institution-centric. So could you clarify that how is this system going to work, and is there going to be a rational approach? I am completely with you. अगर तुम गलती करो तुमको भुगतना पड़ेगा. But my clarification in this is that already there is a system in place. अगर कोई भी scam हो तो people do get caught. So then what is the difference in what you're bringing in today in the bill that didn't exist in the past? So if you could kindly clarify for that. Sir, the other alarming thing which even Kadir mentioned, which I'd like to highlight to the minister, is can we not have a foolproof systems ourselves with using of technology, artificial intelligence, kitni sari cheezein ho rahi. So is there a way we can clock this exam by making sure there are no leakages by as many as we can through technology? But there's another side of technology, is because of technology people are copying more. So how there are walkie-talkies used, there are earphones used, there is chat GPT used. So how are you going to control this through technology from both ends, from the exam side or the person who's giving the exams? If you could kindly clarify that. Sir, you were talking about, he talked about examples of Rajasthan and West Bengal.
Sir, with full humility, I would like to highlight, maybe you have not read it or it's not come in the Delhi newspapers, but in 2023-24, आप ही की सरकार है महाराष्ट्र में, वहाँ भी एक स्कैम हुआ था तलाठी का. There was, you will be surprised with the numbers, sir, 11 lakh children applied for that exam. And out of that, they had to suspend the paper, cancel the paper because of leakages. Now, my question to you, sir, is most of these exams are now getting outsourced to big companies like Infosys, TCS and all that. Now, is that the right thing? Or jo pehle tha wo acha tha and outsource? I'm just putting all the points to you. I'm not criticizing you. It's a very democratic debate. Even I'm as a parent, as a citizen, these are concerns brought to us in our constituencies by several aspirants. So, was it good that सरकारी पहले चलाती थी और is outsourcing a good? क्योंकि महाराष्ट्र में तलाठी की जो एग्जाम हुई थी सर, वो आउटसोर्स की थी महाराष्ट्र सरकार में और वहाँ गफला हुआ है ऐसा आरोप हो चुका है. तो इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? इज माय क्वेश्चन टू यू सर. About 9 lakh people applied and 11 lakh had applied for it. Now there are electronic devices. Then there's another exam, sir, which is in Maharashtra State Council. Their job, teachers का job था सरकारी नौकरी के लिए. वहाँ this person has made 4.85 crores from the teachers. Now these are all examples. I'm not saying आपकी सरकार हमारी सरकार. I just wanted to edit it कि हर सरकार में होता है. ऐसा नहीं है कि आप ही की सरकार होती है और हमारे में नहीं होता. So why can't we take a holistic view and find a way where these issues can be resolved above politics? The other question is coaching classes. Sir, there are a lot of coaching classes. We put out ads कि 100% job हम आपको दे देंगे. How is the guarantee? So will these coaching classes, their advertising come also under this radar? And what is the accountability of this? Because what you are saying is the corruption just starts also here. लोग बोलते हैं हमको इतना पैसा दे दो, आप यहाँ coaching class में आओ, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी. So is there going to be some accountability at this level also? You said service provider. It's an organized crime. What is the specific meaning of service provider and organized crime? You in the bill have said that director को पकड़ लेंगे. There may be 10 directors out of which 9 may be innocent. How will you track it that this is the ex-director who has created this? If suppose, I'm just giving it as an example, I hope TCS doesn't feel bad about it, but TCS को outsource कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने तलाठी में कुछ गड़फला हो गया. How will you reach which director is it? I mean, what is the system in place? How are you going to get answers to this? How will you find the culprit in the system which is so electronic in today's day and age? So I'm worried about the methodology and I'm concerned about the methodology of how you're going to do it. And delay, there is even the word delay and cancellation of the exam. But delay or cancellation exam to sarkar karti hai. So how will you hold sarkar responsible? So will governments also be accountable in timeline manner? Whichever state government, if they delay or cancel, but then how will the children benefit out of it? Because paper leak ho gaya to cancel ho gaya, how will you hold the government? Who will be the competent authority? It's too vague. I'm not taking away from the government's or DOPT's intent at all. My point is intent may be very, very good, but how are you going to implement it? It should not just be a flowery thing where it all looks good. So my question to this government is that various governments have been through various challenges. Sir, many governments across, no government allows these kind of things. अभी आपने कुछ चाचा भतीजा वगैरह वगैरह बोला था. I felt a bit bad because at least the state where I come from, we are very proud of our IPS and IS officers. They have extraordinary talented team who have built the amount of work politicians have done in building my state, sir. That much work. My collector is outstanding. My divisional commissioner is outstanding. My CEO Jilla Parishad is outstanding. They have come from Jilla Parishad schools, worked very hard, very honestly, and built my state as much as we have built the state as politicians, whichever party. So I think it would be unfair to say that pehle aisa hota tha. Does that mean you're challenging a whole system which is actually flawlessly served? All the IS, IPS officers, there are so many in this room as well. They have worked very hard to get where they are. So it's very unfair to make it political. I request, it's a great system. We are very proud of DOPT over the last years. I think we are expecting transparency and fairness. So I appreciate your intent, but let's not criminalize everybody. So if you could kindly clarify what different are you doing than before, and I hope India works only on merit, and we support the government on this bill. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Sri Chandeshwar Prasad. Please, Mike. Chandeshwar Prasad.
बोलिए। अध्यक्ष जी, मैं लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक का समर्थन अपने एवं अपने पार्टी की तरफ से करता हूं। पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों ने लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों को प्रभावित किया है। इसे रोकना जरूरी है। ऐसा नहीं करना लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण कई छात्रों को डिप्रेशन हो रहा था, तो कुछ आत्महत्या तक करने की सोच लेते थे। मेधावी छात्र मेरिट होने के बावजूद अपना मुकाम नहीं पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक का सारा जोर व्यक्तियों, संगठित माफिया व पेपर लीक एवं पेपर हल करने, प्रतिरूपण, कंप्यूटर संसाधनों के हैकिंग में लगे संस्थानों पर नकेल कसना है। सबसे अच्छी बात यह है, प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। लोक परीक्षा अनुचित संसाधनों का निवारण, विधेयक 2024 में पर्चा लीक करने, दूसरे की जगह परीक्षा देने, प्रश्न पत्र हल करने या इसमें मदद करने, परीक्षा केंद्र के बजाय अन्य जगह पर परीक्षा कराने, परीक्षा में गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं करने पर 3 से 5 साल की जेल की सज़ा और 10 लाख रुपए तक की जुर्माना तय किया गया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। कंप्यूटर आधारित केंद्रों पर परीक्षा का संचालन करने वालों को कदाचार साबित होने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जनमानस में भी सुधार करने के लिए प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। सरकार कानून बना रही है, लेकिन इसका निश्चित रूप से हम कहें कि प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। इसके लिए जनमानस में प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति इस बात को समझे कि अब बिना पढ़े पास करने से कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार किए जाएंगे। इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है। यह कंप्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। इस केंद्रीय कानून के दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं व केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए नहीं होने वाली परीक्षाएं भी आएगी। किसी धांधली के कारण अगर परीक्षा रद्द हुई तो इसका खर्चा दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं एवं संस्थाओं को भुगतना होगा। यह विधेयक हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है और इससे हमारे प्रदेश बिहार सहित सभी देशों के युवाओं को फायदा और न्याय दिलाएगा और हम एक बेहतर भारत की बुनियाद रख पाएंगे। और इसके साथ एक बात और हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में जो वाइवा का सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहिए। वह भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रास्ता है। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको आभार व्यक्त करता हूं। जय बिहार, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री M.K. विष्णु प्रसाद जी। M.K. विष्णु प्रसाद जी। Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to speak on this bill, Public Examination Bill. See, the dream of any youth is to get a government job. And the purpose of the exams is to get into a government job or for a higher education. Government job, for example, central government jobs like bank exams, railway recruitment, staff selection, etc. See, you know, after getting a government job, especially a central government job, that youth has got a lot of opportunity till his end. Immediately he'll go for a loan, he can get married, he or she can get married. See, the dreams are plenty. But in this system, there has been several leaks in the past. I am observing for a long time. This August House is talking so many things, and Honorable Minister is mentioning the importance of this bill. I appreciate.
this bill is essential. It's a need of the hour, no doubt. But we all should remember what happened in Vyapam scam. Let us not politicize this bill. It is a very serious issue. Almost 2,000 FIRs and 200 loss of lives have taken place. And what are we going to answer for this? Conducting an exam is not a joke. You have to prepare, you should print, coding, distribution, evaluation, declaration of results, and then re-examination or recalculation, so many things. In this system, that should be leak-proof. To ensure transparency, we have adopted some systems. Self-attestation by candidates, shortening the exam cycle from 18 to 22 months, from 18 months to 6 to 8 months, allowing the computer exams so that interviews doesn't take place, digital certification, digital work orders is being issued. In spite of all these efforts the government have been taking for so long, it is reported, it is heartbreaking that almost 41 documented leak cases have taken place. All across India, almost 15 states have been reported for the job of around 1.04 lakh jobs, employments. Almost 14 million people have applied. And look at their condition. Once their unfair means takes place, then one, immediate stoppage of exams, and you don't know when the next exam will take place, and the dreams of the youths, millions of youths, is shattered. I urge this government, as my fellow congressperson, Sri Suresh mentioned, that the re-examination should take place within 3 months from the date of cancellation. Please consider this important issue because the youths cannot wait indefinitely. Until now, no FIRs. Around 41 leak cases, there is no FIR, no arrests have been made. We are really surprised to know that there is no legislation specifically to deal with these unfair means. And that is why now we are now bringing this bill. We appreciate. See, malpractices or unfair means take place in several ways. Leakage of papers, impersonation, unauthorized entry into the examination centers. Even computers are being hacked. It is coming in the bill. I would like to mention when computers are hacked, why not EVMs? Let us not brush aside this point. You're touching a very sensitive topic. See, when this government is bringing about computers being hacked, then EVMs also can be hacked. So, that I think this government also should focus in bringing a separate legislation. Examination and election are no different entity. We have to consider this both equally and important. So, the punishments are extending from 3 years to 10 years, 1 crore punishment. Yes, agreed. At the same time, when the service providers are being punished, the important point is not only the employee, but the management team, the core person also has to be roped inside the investigation. The investigation is done by DSP or ACP level, I think so. When the system is going like this, I would like to know, this is a very good system. Legislation should be brought. Offences should be inquired. If proven guilty, he should be punished. Yes. But this is for the central government examination centers alone. But I would like to know, more than percentage-wise, if you see more percentage of people are appearing in the private examination, private colleges and deemed universities. They are also getting graduated and undergraduation, and for higher education they are appearing in their own colleges or the universities. I am not saying all the deemed universities or private institutions are doing malpractices. But some
bias practices are still taking place in the name of internals. So what is a regulatory system this government is going to have to control? So we should have some monitoring system where the most talented people are deprived and untalented people or unqualified or less qualified people are being pushed and encouraged by the management. So this also, I mean, the government should think in a comprehensive manner how they are going to rope in the management team also, the deemed university people also, for conducting exams. So this government has brought in a legislation which is welcomable, with some recommendations being passed from our side. And most importantly, I am happy to see the minister, while presenting this case, is talking about the level playing ground. But level playing ground comes with the students of government schools and private schools, government institutions and private institutions. They have to face the exams called NEET. In Tamil Nadu, we are vehemently opposing this exam NEET because the students are trained in the government syllabus in particular language, and they have to compete with the students all over India who are being educated in the private institutions, and the syllabus and the examination papers are being prepared at the central level. Where is the level playing field here? This disparity, this government has to consider with a motherly nature approach, so that, see, he is also mentioning about so many suicides. In Tamil Nadu, so many suicides have taken place because our children are not able to get through the NEET examinations, in spite of excellent marks, outstanding marks in the state examinations level. So, comprehensive bill has to be passed. We support the bill. At the same time, there are some suggestions we are giving you, this government, kindly consider. And once again, I thank you for giving me an opportunity to speak on this bill. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Pradap Chandra Sarangi ji. चेयरमैन सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बिल में पार्टिसिपेट करने के लिए, मुझे अनुमति देने के लिए। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 अथवा द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 एक ऐतिहासिक बिल है। ये माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार का ये चांस है संभवतः इस देश में बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा किया जाता था, परीक्षा पद्धति को संशोधित करने के लिए ये माननीय मोदी जी के समय में हुआ, और माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी को भी इस निवेदन, इस कानून की बहुत ही जरूरत था। मेरे को याद आता है मोहनदास करमचंद गांधी, जो बाद में महात्मा गांधी हुए। बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय एक बार गोरा इंस्पेक्टर आए थे और 5 शब्दों का डिक्टेशन किया, सारे बच्चों ने ठीक करके लिखा। मोहनदास जी का एक बहुत गलत था। टीचर ने इनको कितना इंस्पायर किया, इसको मान लो, करेक्शन कर दो देख करके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो सत्य का पुजारी था बचपन से, इसलिए महात्मा बने। इसको नहीं माना। अगर हर विद्यार्थी मोहनदास जैसा होते हैं तो इस कानून की जरूरत नहीं होता, लेकिन कानून की जरूरत ऐसा है कि हर एक विद्यार्थी ऐसा नीतिवान नहीं है। कानून की आवश्यकता इसके लिए जो कानून को तोड़ते हैं, जो कानून मानने वालों के लिए स्वयं अनुशासित होकर के, उनके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। हमारा शास्त्रों में ऐसा है, न राजा न च प्रजासित न दंडो न च दांडिका, अर्थात एक आदर्श राष्ट्र में राजा और प्रजा नहीं होना चाहिए, दंड देने वाला दंड लेने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक ऐसा नागरिक चेतना विकसित नहीं होता है तब तो कानून की जरूरत है। कानून के बिना एक दिन भी नहीं चलेगा, इसलिए ये कानून की बहुत जरूरत है। आज हम क्या देखते हैं, सीनियर ऑफिसर्स, लीडर्स, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति इस पाप कर्म में सहभागी होते हैं। और जैसा हमारे मित्र सत्यपाल सिंह जी ने बोले कि एक राज्य में ऐसा हुआ था कि इसको लीगलाइज करने की कोशिश किया गया और सारे पुलिस अधिकारी भी मिलकर के इसमें सहभागी बने।
शासन बदल जाने से प्रशासन का चरित्र भी बदल जाता है। जो पुलिस उस समय कॉपी सप्लाई करता था वो आज कॉपी को डंडा लेकर के रोकता है। इसलिए हमको इस कानून की बहुत जरूरत है। कानून नहीं होने के कारण इस समानुपातिक दंड व्यवस्था भी नहीं हो सकता है, इसलिए ये भय पैदा नहीं होता है, टेररिस्ट को टेरराइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये कानून की। और परीक्षा में माल प्रैक्टिस ये कई दिनों से चलता है, आज नहीं। अति प्राचीन काल में हमारे देश में एक बच्चा को रॉयल स्कूल में एडमिशन को इनकार कर दिया गया, उसका नाम है एकलव्य। द्रोणाचार्य ने जब अरण्य में देखा कि वो खुद अपना निष्ठा और आत्मविश्वास के बल पर अपना पौरुष को प्रदर्शित कर सकता है, 12 साल 14 साल राजकीय परिवेश में जो द्रोण के पास में रह करके ट्रेनिंग लिया था और बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन न होते हुए भी उनको ये दबा दिया, परास्त कर दिया, तो द्रोणाचार्य ने माल प्रैक्टिस का सहारा लिया, उसका अंगूठा को काट लिया, गुरुकुल को कलंकित कर दिया। आज भी मैं देखता हूँ कोई ट्यूशन मास्टर जा करके परीक्षा हॉल में कॉपी सप्लाई करते हैं, 25 साल से देखते आता हूँ और मेरा जीवन में बहुत कटु अनुभव है। एक बार मैं एक कॉलेज में इन्विजिलेटर का काम करता था, एक हाईकोर्ट का जस्टिस का बेटा वो परीक्षा देता था, वो बहुत माल प्रैक्टिस किया, बाहर जा कर के कॉपी कलेक्ट किया, मैं उनको पकड़ा और उनके खिलाफ लिखा। वो कई महीना तक प्रभावी अफसरों को ला करके मेरे को प्रभावित करने की कोशिश किया, लिख दो, ये कर दो। उसके बाद धमकी दिया तुमको अरेस्ट करेंगे। तो मैंने बोला मैं अरेस्ट होने के लिए कोई शंका नहीं है, कॉपी पकड़ करके मैं अरेस्ट होने को तैयार हूँ, लेकिन जजमेंट बेचने वालों को मैं कभी नहीं मानूंगा। और ऐसा मैंने कई बड़े बड़े लोगों का रोष का शिकार हुआ कॉपी को पकड़ने के लिए। हमारे मित्र अच्युत सामंत जी ने बोले कि उड़ीसा में ऐसा कुछ नहीं है। उड़ीसा में ऐसा क्या क्या है, मैं इसका जीवंत उदाहरण हूँ। उड़ीसा में मैं जब विधायक था, काउंसिल का मेंबर था, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, एग्जामिनेशन कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी था। और मैं एक पकड़ा गया कि एक फेल पिला को फर्स्ट क्लास कर दिया गया, एक फर्स्ट क्लास पिला को फेल कर दिया गया। इसका इंक्वायरी कमेटी में भी मैं मुख्य था। और जब इस कॉलेज को गया और उसको पकड़ा, उसका प्रिंसिपल ही पूरा जिम्मेदार था। मैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, सारा रिपोर्ट दे दिया। उसका मैनेजमेंट हमको कितना चापलूसी का, आप सुने नहीं, इसका पूरा रहस्य को हमने भंडाफोड़ कर दिया। और जब ये भी मान गया, बहुत पटा करके इनको लिख करके उनका सबूत भी ले आया। और सरकार बोले कि तो ब्लॉक ग्रांट कॉलेज हम क्या कर सकते। मैंने बोला गवर्नमेंट कैन नॉट बी हेल्पलेस बिफोर एनीबॉडी, गवर्नमेंट कैन विथड्रॉ द कॉन्करेंस, काउंसिल कैन विथड्रॉ द एफिलिएशन, लेट देम स्टार्ट ए ट्यूशन सेंटर। बाद में वो प्रिंसिपल को हटाने के लिए मैनेजमेंट राजी हुआ। ऐसा कई उदाहरण है। मैं मेरे को मालूम है, एक पेपर में आया, गौतम मारांडी करके एक लड़का, आदिवासी, पितृहीन, वो वनवासी लड़का, वो सारे विषय में फर्स्ट क्लास मार्क है, सिर्फ मैथमेटिक्स में 1 नंबर रख करके फेल हो गया। मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, उनका हेडमास्टर को बोला, हेडमास्टर आया। मैंने बोला ऐसा तो हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। 2 दिन तब बाकी था, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर कॉलेज एडमिशन। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का प्रेसिडेंट ने, जो बाद में डायरेक्टर हायर एजुकेशन बने, वो मेरे को बताया कि उनका मैथमेटिक्स में 54 है, उनको 1 कर दिया गया। इस इंक्वायरी में पता चला कि 6 लड़कों को फेल किया गया, 1 लड़का को फर्स्ट क्लास देने के लिए। आज तक भी एक स्टाफ सस्पेंड हो करके बैठा इस केस में। सर, मैंने जिद किया कि 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट को रेक्टिफाई किया जाए। करने के बाद मैं इनको लेकर के अच्युत सामंत जी का किस में पढ़ाया, वो लड़का वहां से ग्रेजुएशन किया। ये तो उदाहरण है उड़ीसा में क्या चलता है। उड़ीसा में माल प्रैक्टिस भी है, हाँ, कई राज्यों की तुलना से कम हो सकता है माल प्रैक्टिस है। कितना हजारों उदाहरण मैं दे सकता हूं ऐसा। सर, अनुचित पद्धति या पदार्थों का अवलंबन, मेरा क्या अवसर मैं नहीं जानना। कभी कभी मेरे को फोन कर देते हैं, सर फलाना कॉलेज में, कोई स्टूडेंट फोन कर देता है, कोई अध्यापक फोन करता है, हाँ फलाना कॉलेज में 22 दिन का प्रश्न पत्रों को रख दिया गया है, भेजा नहीं गया। जब इनको हमने इंक्वायरी किया, ऐसा ही हुआ।
एक प्रोफेसर को भेजा मैंने वाइस चांसलर को बोल करके, तब मालूम पड़ा कि 22 दिन का। तब वहाँ का प्रिंसिपल कैफियत दिया कि हमने पोस्टेज खर्च कम लगेगा इसलिए हमने रखा था। रात को हस्तकर्म करते थे और सारा रिजल्ट